अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, हुकूमत के गिर्द घेरा तंग करने और वज़ीर आज़म को घर भेजने की ख्वाहिश ने ऑपोजिशन को सालों पुराने इख्तलाफात भुलाने पर मजबूर कर दिया है। PDM की जानिब से हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के ऐलान के बाद ऑपोजिशन रहनुमाओं के हुकूमती इत्तेहादियों से राबतों में बला की तेजी आ गई है, जबकि आज इस हवाले से अहम तरीन पेशरफ्त सामने आई जब ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ खुद चौधरी बिरादरान से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। अहम बात यह है कि तकरीबन एक दिहाई के बाद नून लीग और खाफ लीग की क़यादत, जिसके 1999 के बाद से आपस में शदीद इख्तलाफात रहे हैं, उनके दरमियान कोई सियासी मुलाकात हुई है। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर ऑपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद में कामयाबी चाहिए तो खाफ लीग की हिमायत लाजमी है। ज़राए के मुताबिक नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसील से गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ ने खाफ लीग से तहरीक अदम एतमाद पर हिमायत मांगी और दरख्वास्त की कि 3 रोज़ बाद PDM के इजलास से पहले खाफ लीग अपने फैसले से आगाह कर दे, जिस पर चौधरी बिरादरान ने शहबाज शरीफ से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। तहरीक अदम एतमाद के लिए ऑपोजिशन ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं, मगर हुकूमत का दावा है कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं। चौधरी बिरादरान ऑपोजिशन को चाय पिलाने से ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। परवेज़ इलाही साहब वहाँ पे उनको अच्छी चाय पिलाएंगे। तो साहबान का एक हमेशा से एक राह है कि जो भी एक सियासी डेरा है लोग आते जाते रहते हैं, इससे ज़्यादा PMNQ से उनको कुछ नहीं मिलेगा। अभी तक तो वो तारीख ही नहीं दे पाए। इससे अदम एतमाद का होना है। इस वक्त ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों का मुस्तकबिल हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के हाथ में है। पिछले कुछ रोज के दौरान एहसन इकबाल और राना तनवीर समेत मुख्तलिफ नून लीगी रहनुमा ये दावे कर चुके हैं कि ऑपोजिशन के पास नंबर गेम पूरा है, मगर आज मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नंबर गेम पूरा होने तक जल्दबाजी नहीं की जाएगी और इंशाअल्लाह नंबर गेम जल्द पूरा हो जाएगा। इस नाजायज़ हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाई जाएगी। हम फौरी तौर पर एक जरगा तश्कील दे रहे हैं ताकि PTI के जो हलीफ जमातें हैं या इत्तेहादी हैं, उन जमातों से कहा जाए कि अब कौम पर रहम करें, अब कौम का साथ दें। बहुत हो गया है, जब तक वोट पूरे नहीं होते तो फिर जल्दबाजी भी नहीं करनी हमने, और इंशाल्लाह हम जल्द ही वोट पूरा करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान जल्द नंबर पूरा होने की बात कर रहे हैं। हकीकत में मामला कहां तक पहुंचा है? क्या वाकई ऑपोजिशन के पास नंबर गेम पूरा है? खाफ लीग और MQM हुकूमत का साथ छोड़ेंगे या नहीं? बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब और सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले सलीम साफ़ी साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का बयान भी आपने सुना है, क्या ऑपोजिशन का नंबर गेम पूरा हो जाएगा? देखिए, ये अभी तो पार्टी शुरू हुई है और अदम एतमाद के मामले के अभी शुरुआत है। मेरे ख़्याल में ज़्यादा इन्हिसार वो इत्तेहादी जमातों पे नहीं है, क्योंकि जो मुस्लिम लीग काफ है या फिर जो MQM है, उनका तो मैं जो हुकूमत के साथ इत्तेहाद है उसको मैं इत्तेहाद बिल जबर का नाम देता हूँ कि अभी तक उनको अगर साथ रखा गया है तो एक जबर के तहत रखा गया है। असल जो गेम हो रहा है वो विद इन PTI है कि वहाँ से अपोजिशन को कितनी स्ट्रेंथ मिलती है, और वो मामला ज़ाहिरी बात है कि राजदारी का है, वो खुफिया है, और उस हवाले से जो कुछ भी हो रहा है तो वो खुफिया तरीक़े से हो रहा है। और मेरे ख़्याल में अगर वहाँ से कोई काबिल ज़िक्र तादाद मिल गई तो उस सूरत में फिर इत्तेहादी जमातें साइड बदलने में देर नहीं लगाएंगी। सही। और मालिक साहब, आप साफ़ी साहब की इस बात से एग्री करते हैं? आपको भी लगता है कि विद इन PTI गेम हो रहा है? देखिए, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है बिकॉज विद इन PTI का तो फ्रैंकली किसी को नहीं पता। शायद खान अब्बासी मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे जी हमारे पास 22 लोग हैं, बहुत से लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो आखिरी दिन तक पता नहीं लगेगा। मेरा ख्याल है गेम शुरुआत ये एग एंड चिकन वाला मामला है। जिस तरह साफ़ी कह रहे हैं, इनका ख्याल है कि एलाइज तब हिलेंगे अगर वहाँ के लोग उनके साथ उनकी डील हो जाए। दूसरी तरफ ये भी है कि वो लोग भी तभी कोई फैसला कर पाएंगे जब उनको नजर आएगा कि विजिबल साइन क्या है। अगर कोई एलाई हटता है, सारे नाम ही हटेगा, एक आधा एलाई भी जहाँ सा हलीफ भी है वो अपनी जगह से हिलता है,
तो शायद उसको वो लोग ये सिग्नल समझेंगे कि ठीक है जी, फोर्सेस दैट बी वो भी जो सी हैं इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं। देखिए, ये है पावर पॉलिटिक्स, और पावर पॉलिटिक्स हमें पता है पाकिस्तान में कैसी होती है। सो ये इस वक्त बड़ा ही डाइसी सिचुएशन है। आप जिससे भी बात करें, इस्लामाबाद में जो भी बात हो रही है, सो लिटरली जितने मुँह उतनी बातें। आई थिंक जिन लोगों ने एक डिसाइसिव रोल प्ले करना है, जो कर सकते हैं, वो खुद इस वक्त अनडिसाइडेड हैं। अभी तक फाइनल उनके शायद माइंड मेकअप नहीं हुआ हुआ। साफ़ी साहब, आपके ख्याल में हमने माजी में देखा अपोजिशन की जानिब से, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या दीगर अपोजिशन जमातें हो, ऐलानात किए गए और जल्द से जुलूसों का ऐलान किया गया, एहतजाज की कॉल दी गई, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल नज़र नहीं आया। इस दफ़ा इत्तेहादी जमातों को कन्विंस करने की कोशिश में लगी हुई हैं अपोजिशन जमातें। तो आपको लगता है कि इस दफ़ा अपोजिशन की ये स्ट्रैटेजी बेहतर है, जिस तरह कन्विंस कर लिया जाएगा इत्तेहादी जमातों को अपोजिशन की जानिब से? देखिए मुबशर, पिछले 3-3.5 साल में बदकिस्मती से एक दिन भी हुकूमत ने हुक्मरानी नहीं की और अपोजिशन ने अपोजिशन की सियासत नहीं की। या हम ये कह सकते हैं कि जिनको हुकूमत दिलवाई गई थी उनको हुकूमत करनी नहीं आती है, और जिनको अपोजिशन में धकेला गया था तो उनको अपोजिशन करनी नहीं आती। तो इस दौरान जितनी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है, उतना आवाम की नज़रों में, अपने वर्कर की नज़रों में अपोजिशन की क्रेडिबिलिटी भी वो नहीं रही है और वो बहुत ज़्यादा मुतासिर रही है। फिर ये जो बड़ी जमातें हैं खुसूसन, उनका एक दूसरे के बारे में भी बदएतमादी है। मसलन PDM जब बनी, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने धोखा किया और पीठ में चुरा गोम दिया और अपनी डील करके वो वहाँ से चली गई। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के किताब में भी या हिसाब में भी एक डील है जिसके तहत नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए और उसके बाद मरियम साहबा वगैरह ने आगे जाना था। तो अभी बाकी लोग इसलिए PTI के अंदर मेरे ख़्याल में आधे से ज़्यादा मेंबरान पार्लियामेंट वो बेजार बैठे हैं और वो सब बदलने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन वो तब कोई हरकत दिखाएंगे कि जब अपोजिशन नंबर 1 अपने किरदार से ये साबित करें कि दे आर सीरियस। फिर उनके अंदर भी बहुत सारे मसाइल हैं। मसलन जरदारी साहब ख़ुद वज़ारत उज़्मा के ख्वाब देख रहे हैं। फिर ये कि मुस्लिम लीग नून या PDM और पीपल्स पार्टी का आपस में इत्तेफाक है, वो इत्तेफाक अभी नहीं हुआ है, उसके लिए अभी इनिशियल गुफ्तगू हो रही है। तो अगर अपोजिशन ने अपनी ये संजीदगी साबित कर दी और अपना कुलिया वो सामने ले आए, तो उसके बाद मेरे ख़्याल में विद इन PTI जो ग्रुप है वो भी अपने आप को सामने लाएगा और उसके बाद इत्तेहादी जमातें भी फ़ैसला करेंगी। लेकिन अगर अपोजिशन अपने ऊपर एतमाद बहाल नहीं कर सकी या एक दूसरे के साथ कुलिये पे मुत्तफ़िक ना हो सकी, तो फिर ना इत्तेहादी उनकी तरफ आएंगे और ना PTI के अंदर जो लोग तैयार बैठे हैं वो इनकी तरफ आएंगे। मालिक साहब, साफ़ी साहब की इसी बात को कनेक्ट करते हैं। आज की अहम जो तारीख़ी मुलाकात हुई है काफ लीग और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की, कई साल बाद ये मुलाकात हुई है। आपके ख़्याल में क्या बर्फ़ पिघलेगी? क्या सूरत हाल कुछ अपोजिशन की तरफ होती नज़र आ रही है आपको? देखें, काफ लीग का तो बयानात बड़े क्लियर हैं, उनका स्टांस बड़ा क्लियर है। परवेज़ इलाही साहब भी कह चुके हुए हैं, कामिल अली आगा साहब ने मेरे प्रोग्राम में भी साफ कहा, जब उसको पूछा कि आप कब तक इत्तेहाद में हैं, उन्होंने कहा जब तक रियासत इमरान खान के साथ खड़ी हुई है हम उनके साथ खड़े हैं। और आपको पता है रियासत की मुराद वो एक कैसे लेते हैं। देखें, लेकिन मैं एक बात पहले कमेंट करना चाहूँगा, जो कह रहे थे साफ़ी साहब, मैं उससे एग्री नहीं करता कि कमर में कोई छुरा घोंपा है पीपल्स पार्टी ने PDM की। इनफैक्ट पीपल्स पार्टी का स्टांस बड़े पहले दिन से क्लियर था। उन्होंने कहा था हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे, उन्होंने कहा पहले सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट करें, आप नो कॉन्फ्रेंस मूव लाएं, पंजाब में लाएं, फिर सेंटर में लाएं। वो तो PDM ने अपने इरादे बदले और टोटल चीज़ और हम इस्तीफे नहीं देंगे। तो PDM ने अपने स्टांस बदले और आज सारी PDM
और तमाम अपोजिशन पीपल्स पार्टी के ओरिजिनल स्टांस पे आ गई है। सो आई डोंट थिंक ये कहना दुरुस्त होगा मेरे नज़दीक के पीडीएम की कमर में पीपल्स पार्टी ने छुरा घोंपा, ऐसी कोई बात है। इशू ये है कि मियाँ साहब एंड पार्टी ये भी चाहते ही है कि सारी पकी पकाई मिल जाए। वो लंदन में बैठे हुए हैं, यहाँ पे उन्होंने क्या कहते हैं आउटसोर्स की थी पहले अपनी चीज़ें, बड़ी मुश्किल से उनके अपने मसाइल अब जाके सक्सेशन के ख़त्म हुए। पहली दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने सीरियस तौर पे इंदिया दिया है अपने लोगों को कि शहबाज शरीफ जो से हैं पार्टी की क़यादत करेंगे, और उसमें हुसैन नवाज का भी बयान आना, बाकियों का बयान आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कल तक तो यही मसला हल नहीं हुआ था और ये सबसे बड़ी ब्रेक्स लगी हुई थी। और देखिए इस वक्त जो मसला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में सबसे ज़्यादा ये नहीं है कि कौन लोग परेशान हैं, कितने लोग परेशान हैं। अभी तक अगर पोस्ट वोट क्या सिनेरियो होगा, अभी तक अपोजिशन के अंदर दो राय हैं। पीपल्स पार्टी वगैरह पब्लिकली कहते हैं कि जी हमें इमीडिएट इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन प्राइवेटली नहीं चाहते वो इमीडिएट इलेक्शन, वो स्टेटस को रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पार्टी चले। अभी ये नहीं पता कि जी अगर वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस की मूव होती है तो इंटरिम गवर्नमेंट में कौन सामने आएगा, किसकी क़यादत सामने आएगी। ये अंग्रेजी में कहते हैं द डेविल लाइज इन डिटेल। ये बहुत सी चीज़ें हैं और इन चीज़ों के जवाब हलीफों को भी चाहिए। आई एम श्योर इन चीज़ों के जवाब उन लोगों को भी चाहिए जिनकी बात हो रही है 20-22 लोगों की, वो है या नहीं है, वी डोंट नो। दोनों साइड से दावे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी तक क्या प्राइवेटली हिंट दिया गया है लोगों को कि आप इसको सीरियसली सोचें? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। साफ़ी साहब, अगर ये बहुत ही कबलस वक्त है, लेकिन सियासी तज़िये की बुनियाद पर अगर पेशगोई ली जाए, प्रेडिक्शन ली जाए, तो आने वाले 2 माह क्या हुकूमत के लिए मुश्किलात दिख रही हैं आपको, या हमेशा की तरह जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान और दीगर इत्तेहादियों को वो मना लेंगे और ऐसी चीज़ें स्मूथ चलती रहेंगी? नहीं, हुकूमत के लिए तो बहर सूरत मुश्किलात बढ़ेंगी। एक तो जिस रफ्तार से वो हर महीने बिजली महंगी कर रही है, जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, और फिर हुकूमत की अपनी जो हमाकत है, मसलन आप वज़रा की जो फहरिस्त उसने जारी कर दी, तो ये अगर अपोजिशन कुछ ना भी करें तो उसकी मुश्किलात बढ़ेंगी। दूसरा, जो कुछ होना है वो अपोजिशन कामयाब होती है या नाकाम होती है आदम एतमाद के मामले में, तो वो अगले महीने 1.5 के दौरान होना है। फिर अगर ये मुँह नाकाम होती है तो उसके बाद फिर मार्च का मरहला आएगा। वो भी ज़ाहिरी बात है कि हुकूमत के लिए एक मुश्किल और एक प्रॉब्लम तो होगी ही। तो लेकिन एक मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से हुकूमत घबराई हुई है वो ये है कि एक बुनियादी तब्दीली आई है 6 अक्टूबर के बाद, और ये जो इस वक्त अपोजिशन मुतहर्रिक हुई है तो उसकी असल वजह ये है कि मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, और आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान, इन सब को ये एतमाद दिलाया गया है या उनको ये एतमाद हो गया है कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है। जो पहली वाली बात मैंने की थी पीडीएम का, आप देखें कि असल में वो पीडीएम इस पे नहीं टूटी है कि जी इस्तीफे दें या ना, वो तो एक बहाना था। आप देखें पीडीएम से पहले मोहसिन दावड़ को बुलाया भी पीपल्स पार्टी ने था और उनको पहले निकाला गया, और ये हर किसी को इल्म है कि बिलावल साहब की कुछ मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों में कुछ रियायतें लेने का फ़ैसला हुआ, और उसके बाद उन्होंने पीडीएम से निकलने के लिए बहाना ढूंढा, क्योंकि पीडीएम की अक्सरियती जमातें जो हैं, अख्तर मेंगल हो गए, शाह अहमद नूरानी हो गए, बाकी सब वो उस मामले में फिर मौलाना और उनके हम नवा हैं। बिल्कुल बिल्कुल। साफ़ी साहब, हमारे पास वक्त कम है तो हम मालिक साहब मुख्तसरन अगर हम बात करें, शहबाज शरीफ इस वक्त जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली एग्जांपल है, और पीपल्स पार्टी को वो करीब लाए, तहरीक अदम एतमाद पर ऑपोजिशन को कायल किया है। इस वक्त ये समझा जाए कि इस वक्त सारे डिसीजंस जो हैं वो शहबाज शरीफ ही ले रहे हैं? नहीं, डिसीजंस तो नवाज शरीफ ही ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखा रहे हैं, और मरियम की खामोशी बड़ी मानी खेज है। सो वो डेफिनेटली एक मैसेज दिया जा रहा है उनकी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट को कि देखिए अगर हालात ठीक रहते हैं तो शायद आपको इनसे डील करना पड़ेगा, और उनकी कंफर्ट लेवल है। लेकिन एक चीज़ मेरा ख्याल है कि अगर
इन्होंने अब इनकी फिजल आउट हुई मूव ऑपोजिशन की, तो लॉन्ग टर्म में इनको बहुत ज़्यादा इसको नुकसान पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर काफ़ी एग्रेसिव हुए हैं, हेल्थ कार्ड सब कुछ, और इट वोंट बी दैट इजी। अगर अब इन्होंने कमज़ोरी दिखाई तो इनको लॉन्ग टर्म काफ़ी महंगी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब और सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, तज़िया पेश कर रहे थे इसी तमाम तर मामले पर, जिस तरह हम बात भी करें कि इत्तेहादी जमातों का इस वक्त जो रोल है, जो किरदार है, वो बहुत अहमियत का हामिल है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया इस वक्त प्रोग्राम में MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर साहब ने। वसीम अख्तर साहब, कहा जा रहा है कि इत्तेहादियों के हाथ में है हुकूमत का मुस्तकबिल। मौलाना फजल रहमान का बयान हमने सुना और उन्होंने कहा है कि अवाम अब इस हुकूमत से तंग आ गए हैं, इस पर रहम किया जाए और इत्तेहादियों से रिक्वेस्ट की है कि वो ऑपोजिशन का साथ दें। सबसे पहले तो आपसे इस बयान पर कमेंट चाहेंगे। जी बिल्कुल, मीडिया के तवज्जुह से हमारे सामने भी उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मगर फिर वही बात है कि मीडिया से ही पता चल रहा है सब कुछ, और पहले भी ये अटेम्प्ट ऑपोजिशन कर चुकी है कई बार, मगर आपस में जो नजर आया है, ऑपोजिशन का भी इत्तेफाक बहुत जगहों पे नजर नहीं आया। तो देखते हैं इनका जो भी मूव है वो क्या रिजल्ट लेके आता है, लेट्स सी। तो अभी आप लोगों को इंतजार है ऑपोजिशन की जानिब से कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने आने का? अगर वो हमें अप्रोच कर रहे हैं या हमारे लिए ये बात कर रहे हैं इत्तेहादियों के हवाले से, तो जाहिर है जो हालात है उसमें इत्तेहादी भी तो चाहेगा ना कि आपका होमवर्क कितना हुआ है, क्या इश्यूज हैं, वो जब तक सामने नहीं आए तो मैं इस पे कोई खास तबसरा कर नहीं सकूंगा, क्योंकि मैं खुद हुकूमत के साथ हूँ, सही हुकूमत का इत्तेहादी हूँ। चलें, आपने हुकूमत के इत्तेहादी होने का बताया और हम सब जानते हैं कि इंतज़ार जो किया जा रहा है और सियासी मंजरनामा कहीं ना कहीं कोई रुख इख्तियार करने वाला है। आपके ख्याल में इस वक्त आप लोगों के क्या एतराज़ात हैं, क्या गिले शिकवे हैं हुकूमत से? देखिए, हुकूमत की हमारी सबसे बड़ी चीज तो सामने है, बड़ी क्लियर है कि जिस तरह से महंगाई ऊपर चली गई है और रोज जा रही है, आज भी बिजली के वो बढ़ाए गए हैं और डीजल पेट्रोल भी ऊपर जा रहा है। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। हम पर भी वो प्रेशर्स हैं आवाम के, हमारे पार्टी के लोगों के, कि हम हुकूमत में तो हैं मगर हुकूमत का जो बैगेज है ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा आगे आने वाले वक्त के लिए भी। और आज जाहिर है हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की जमात हैं, हम पे आवाम का प्रेशर है। तो हमने काफी मीटिंग्स में PM साहब के साथ भी और उसके अलावा भी असद उमर साहब के साथ भी ये कहा गया है। फिर नंबर 2, हमसे जिस तरह से कोलिशन पार्टनर को डील करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए, उस तरह से हो भी नहीं रहा है। गवर्नमेंट डिसीजन ले लेती है, हमें मीडिया के तरफ से पता चलता है। हमसे आज तक बैठ के मुशावरत नहीं की गई कि हम ये करने जा रहे हैं या ये प्लान है हमारा, ये पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, तो वो सामने हमारे भी नहीं आई है। ये भी हमें एतराज है बहुत कि जहाँ वोट की जरूरत होती है वहाँ तो आप हमें अप्रोच कर लेते हो, मगर जहाँ कोई डिसीजन लेना है नेशनल लेवल पे वो उस पर मुशावरत नहीं होती। तो ये एतराज हमारा है बहुत बड़ा। अच्छा, आपकी मुस्लिम लीग नून के वफ़द से मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, अगर उसके बारे में आप कुछ मज़ीद हमसे शेयर कर सकें, क्या बात हुई है, मंजरकशी अगर आप कर सकें कि फ्रेमवर्क क्या दिया गया है शहबाज शरीफ की जानिब से या आपकी जानिब से क्या बात हुई है? ने सारी सियासी छोटी बड़ी जमातों को अप्रोच किया था। हमारी एक बहुत बड़ी फतह हुई है। मैं 4 साल मेयर इस चीज की डिमांड करता रहा हूँ कि बल्दिया को मजबूत किया जाए। मेरी 2017 की पिटीशन पेंडिंग थी सुप्रीम कोर्ट में MKM की आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। 100% नहीं, कम से कम 65-70% जो है वो आर्टिकल 140A इम्प्लीमेंट होता है अगर इस फैसले को गवर्नमेंट ऑफ सिंध इम्प्लीमेंट करती है।
इसमें हमने APCB की हमारे साथ ऑन बोर्ड की सारी सियासी जमातें, हम इनके पास गए, इनका शुक्रिया भी अदा किया और इनसे रिक्वेस्ट भी की है कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना असर इस्तेमाल करें सारी सियासी जमातें, क्योंकि अगर ये मजबूत होता है लोकल बॉडीज तो पूरे मुल्क में जमहूरियत मजबूत होती है, इकोनॉमी मजबूत होती है। तो उन्होंने यकीन दहानी कराई है शहबाज शरीफ साहब ने भी, चौधरी शजात साहब ने भी, और हमारे साथ जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं उन्होंने, और ANC के जिम्मेदारों ने। तो ये हमारा मकसद था, हम इनके पास गए और बाकी डिस्कशन में काफी चीजें आई हैं जो मैंने आपके पहले सवाल का जवाब दिया है। कोई चीज सामने आएगी तो हम आपस में मुशावरत करेंगे राब्ता कमेटी से। अच्छा, अब तक की आपकी बातों से वसीम अख्तर साहब ये लग रहा है कि आप लोगों को गिले शिकवे भी हैं, एतराज़ात भी हैं, और इतने मसले मसाइल के बावजूद आप लोग हुकूमत के साथ अभी तक खड़े हैं। हाँ बिल्कुल हैं। इसका तस्करा काफी दफा खालिद भाई ने भी किया है, हमारे दूसरे जिम्मेदार उन्होंने भी किया है, और सिर्फ मीडिया में नहीं, हमने अपनी मीटिंग में PM साहब के सामने भी चीजें रखी हैं, और ये मीडिया ने भी बताया कि हम पे एक प्रेशर है, तो उसको समझें। गवर्नमेंट को हमने ये बताया है, बड़ा क्लियर बताया है कि, और फिर हम आजाद हैं अपने फैसले करने में। तो मेरे ख्याल में वैसे अगर आपके दिल की बात जानी जाए, आपका दिल क्या कहता है इस वक्त? आप लोगों को हुकूमत के साथ होना चाहिए या ऑपोजिशन की बातें मान लेनी चाहिए? देखें, ऑपोजिशन जो मूव करना चाह रही है वही भी एक जमहूरी अमल है, आइन में आपके पास इसका हक हासिल है। तो फिर देखते हैं इनके पास नंबर्स कितने हैं, आया कि ये अचीव कर भी सकते हैं या नहीं। जहां तक मेरी जमात का ताल्लुक है, मेरा ताल्लुक है, हम एक मीटिंग करने जा रहे हैं, राब्ता कमेटी इस पे मुख्तलिफ औकात में बैठ रही है, उसमें क्या फैसला होता है इंशाल्लाह बिल्कुल मीडिया से शेयर करेंगे उसको भी। और कल है ये मीटिंग? जी ऑलमोस्ट जैसे कल भी थी, कल है। मैंने बताया कि डिफरेंट इश्यूज भी हैं हमारे सामने, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वसीम अख्तर साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि कल एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है आप लोगों की और आप लोगों ने फैसला करना है, कल 14 फरवरी भी है, मोहब्बत का दिन भी है, तो मोहब्बत का फूल किसको देंगे? हुकूमत को देंगे या ऑपोजिशन को देंगे? ये फैसला कब तक हो जाएगा? मैंने कहा ना, ये तो ऑपोजिशन पे डिपेंड करता है कि वो अपने जो भी करने जा रहे हैं वो अवाम तक तो लेके आए, या जो इल्हाक जिनका हुआ है गवर्नमेंट के साथ उनके सामने तो चीजें रखें। हमें तो कुछ पता नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं। अगर लो कॉन्फिडेंस कह देने से तो नहीं होता ना, यू हैव टू हैव द कंप्लीट नंबर्स ऑन दैट। तो आया कि वो उनकी तैयारी मुकम्मल है, वो सामने आ जाएगी। तो वसीम अख्तर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग ऑपोजिशन से किसी तरीके की एश्योरिटी चाहते हैं कि इसके बदले में हमें ये वजारतें मिलेंगी तो हम आपका साथ देंगे? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी हैं हम भी। जब अगर ऐसा कोई वक्त आता है तो जाहिर है हमारे वोटर्स हैं, हमारे इश्यूज हैं, हमारे शहर के मसाइल हैं, हमारे सूबे के मसाइल हैं, बिल्कुल अगर ऐसा वक्त आता है तो बिल्कुल हमारी डिमांड तो होगी। सही, ठीक है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, और क्या हिकमत अमली बनती है, क्या होने जा रहा है और ऑपोजिशन की जानिब से क्या बात सामने आती है, इसका इंतज़ार है इस वक्त MQM पाकिस्तान को। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। खानेवाल में मॉब जस्टिस के एक और अफसोसनाक वाक़े ने पूरी कौम को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। खानेवाल के दूर दराज गाँव कलम्बा में ये वाक़या कल मगरिब के वक्त पेश आया, जहां एक शख्स पर मस्जिद के अंदर मुक़द्दस औराक फाड़ने का इल्ज़ाम लगाया गया, जिसके बाद मुश्तइल हुजूम ने इस शख्स को, जिसे ज़हनी तौर पर माजूर कहा जा रहा है, उसे मस्जिद से बाहर निकाल कर पहले डंडों और लाठियों से तशद्दुद का निशाना बनाया। इसके बाद उसे एक दरख्त से बांधकर उस पर पत्थर बरसाए गए और उसे उसी वक्त कत्ल कर दिया गया। मुल्क में तौहीन मजहब के इल्ज़ामात पर मुश्तइल हुजूम के हाथों कत्ल के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। पिछले साल दिसंबर में
सियालकोट में श्रीलंकन शहरी को भी इसी तरह मुश्तइल हुजूम ने मुक़द्दस औराक की तौहीन के इल्ज़ाम में कत्ल किया था। और सबसे ज़्यादा अफसोस और हैरानकुन बात यह है कि जिस तरह श्रीलंकन शहरी को कत्ल करने के बाद कातिलों ने लाश के साथ तस्वीरें खिंचवाईं, बिल्कुल उसी तरह खानेवाल में भी कातिल लाश के साथ तस्वीरें खिंचवाते नजर आए। मुश्तइल हुजूम के हाथों ज़हनी माजूर शख्स के कत्ल पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस लेते हुए आईजी पंजाब पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर जारी अपने बयान में कहा कि किसी फर्द या गिरोह की जानिब से कानून में हाथ में लेने की कोशिश कतन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुजूम के तशद्दुद को निहायत सख्ती से कुचलेंगे। फ़राइज़ की अंजामदही में नाकाम रहने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात भी तलब की हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने इस वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि उन्होंने बारहा निज़ाम तालीम में तबाहकुन शिद्दत पसंदी की तरफ तवज्जो दिलाई है। मुआशरा जवाल की जानिब बढ़ रहा है। अगर स्कूल, थाना और मेंबर की इस्लाह ना हुई तो बड़ी तबाही के लिए तैयार रहें। मुआशरा तो तबाही की तरफ जा रहा है। हमारे जब बिल पेश हुआ तो सारी ही पार्टीज में से लोग उठ के खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बड़ा खिलाफ है इस्लाम के, ये तो हो ही नहीं सकता। मजहब की एक ऐसी तशरीह जो है वो बना ली है जिसमें शिद्दत पसंदी होगी और जो इसमें लोग हैं जो अकल की बात करते हैं उनकी जिंदगियों को थ्रेट है। लेकिन खाली सजा जो है वो काफी नहीं है, इसकी तो प्रियम्पशन के लिए, इनको रोकने के लिए एक्चुअली फोकस होना चाहिए। उधर इंसानी हुकूक की वज़ीर शीरी मज़ारी ने भी वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा है कि हुजूम के हाथों एक शख्स के कत्ल के ज़िम्मेदार सज़ा से नहीं बच सकेंगे। पंजाब हुकूमत वाक़े के वक्त खामोश तमाशाई बनी पुलिस के खिलाफ फौरी एक्शन ले। हुकूमती वज़रा पुलिस की गफलत और नाअहली पर सवालात उठा रहे हैं, जबकि ऐनी शाहिदीन का ये भी कहना है कि पहले तो पुलिस जाए वक़ुआ पर बहुत देर से पहुंची और जब पुलिस ने मकतूल को अपनी हिरासत में लिया भी तो कुछ ही देर में मुश्तइल हुजूम मकतूल को पुलिस के कब्जे से छुड़ा कर ले गया। ये वाक़या जिस मस्जिद के बाहर पेश आया उसके मुंतज़िम शाहिद रमज़ान इस पूरे वाक़े के ऐनी शाहिद हैं, जिन्होंने बताया कि कैसे लोगों ने मकतूल को मस्जिद के अंदर से बाहर निकाल कर कत्ल कर दिया। मैं घर कोई ना मुँह थाने बैठा हूँ एक तफ्तीश के सिलसिले मैंने बेटे फोन किया भी एक बंदा मस्जिद वड़ गया तो असी उन्होंने फाड़ लिया तो ले बैठे हाँ तो पुलिस ने भी फोन कर छोड़िया तुसी भी जल्दी पहुँचो। मैं भी आ गया तो SHO साहब भी आ गए। असी अंदर वड़ के तो उसनों महफूज किया, कमरे दे विच ताला लाया उसकी हिफाजत वास्ते। मेन दरवाजा अपनी मस्जिद का उसनों अंदरों कुंडे ला के बंदे खड़े कर देते हैं। जिस वेले मैं पहुंचा उस वेले 101 बंदा बाहर जमा है तो उस तो बाद हज़ारां की तादाद लोग पहुंच गए ते नारा तकबीर ते नारे मरेंदे मरेंदे उन्हें धक्के मारन दरवाजा त्रुट गया मस्जिद का ते अंदर वाड़ के अंदरों अगला ताला भी त्रुट गया ते अंदरों बंदा उन्ना साढ़े को SHO साहब भी वेदा रह गया, मैं ही वेदा रह गया। पुलिस के और एहलकार 2-4 खलिया उन्हें कट के ते भजा के बाहर ला के मार छड़िया ने कोट कट के। ये इंतहाई काबिल अफसोस वाक़या है। इस किस्म के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है मगर हुकूमत इस किस्म के वाक़यात को रोकने में नाकाम है। आज खानेवाल में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी ने बताया कि सानहा सियालकोट की तरह इस वाक़े के मुजरिमों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। 62 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर आज़म रात से अब तक एक लम्हा इसकी निगरानी कर रहे हैं। बदकिस्मती है कि एक रवैया ऐसा है कि जो हमें थोड़े थोड़े अरसे के बाद इस तरह के हादसा जो हैं वो उनसे हम गुजरते हैं। रात से लेकर अब तक वजीर आजम पाकिस्तान खुद एक लम्हा इस केस की निगरानी कर रहे हैं। जिस तरह सानहा सियालकोट में मुजरिमों को एविडेंस के साथ गिरफ्तार किया गया उसी तरह यहां भी अमल जारी है। जिन लोगों ने ये काम किया है उन लोगों को माफी नहीं मिलेगी। अशरफी कह रहे थे कि उलमा का इत्तफाक है कि गुनहगार को भी खुद कत्ल नहीं कर सकते। किस तरह किसी को हक दिया जा सकता है कि वो एक शख्स को इस तरह कत्ल कर दे। मगर अलमिया है कि उलमा की अपीलों, हुकूमत की यकीन दहानियों और मीडिया की तरफ से मुसलसल मसाइल की निशानदेही के बावजूद इस किस्म के वाक़यात रोकने का नाम नहीं ले रहे। इस मामले पर हम बात करेंगे खानेवाल में मकतूल मुश्ताक के भाई राना जुल्फ़िकार से। बहुत शुक्रिया आपका जुल्फ़िकार साहब। जुल्फ़िकार साहब कहेगा ये इंतहाई अफसोस सानहा है, आप बता सकते हैं कि ये सब कब और कैसे हुआ? हमें जो बताया गया ना जी, हमारे भाई को जिन लोगों ने उसको मारा है जी, उसको
रस्सियों से बांध कर लमकाया गया और उसके सर में ईंटें मारी गई। उसके सर दोनों हाथों की उंगलियां वो भी काट दी गई। और उसके बावजूद भी उन्होंने वहाँ रस्से बांध के जी कोई अपना दरख्त था जी उसके साथ उन्होंने लमका दिया। वो फौत भी हो गई, उसके बाद भी वो मारते रहे जी, जो हमें बताया गया है सर। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, ये भी कहा जा रहा है कि आपके भाई ज़हनी तौर पर माजूर थे और जब जत्था उन पर तशद्दुद कर रहा था तो वो ये भी कह रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं कि क्या वो काफ़ी अरसे से ज़हनी माजूर थे? भाई हमारा ज़हनी तौर पे ना तकरीबन 16-17 साल से मफलूज था ये। हमने तकरीबन 9 एकड़ रकबा जो हमने फरोख्त करके इसकी बीमारी पर लाया जी मेडिसिन पे। हमने सारे इसका मुल्तान डॉक्टर कर्नल था आर्मी का प्राइवेट, उसके पास हमने इलाज कराया। इसका 16-17 साल हमने इलाज करवाया। अब ये भाई के पास कराची था जी, वहाँ से आया हमारे पास रहा जी 5-6 दिन। उसके बाद ये चला गया हमशीरा के पास तलंबे, वहाँ गया जी, इन लोगों के हाथ चढ़ गया जिन्होंने ये मारा है जी, जुल्म किया है। हमें नहीं पता कैसे मारा है, भाई ने क्या कहा क्या नहीं कहा, हमें कोई पता नहीं। तो जुल्फ़िकार साहब, जब ये वाक़या हो रहा था उस वक्त पुलिस कहाँ थी? पुलिस ने कत्ल को रोकने की कोशिश की? आप लोगों को वाक़ये का कब पता चला? सर जब भाई को मारा हमें नहीं पता वहाँ पर इंतज़ामिया या पुलिस पहुँची या नहीं पहुँची, हमें कोई पता नहीं। तो हमारे पास तो मुतलका थाना मखदूमपुर पौड़ा फर्कशर काटिया साहब SHO साहब ने हमें आकर सुबह अजान के बाद बताया कि आपका भाई अल्लाह के प्यारा हो गई। बाकी हमें नहीं पता वहाँ पर पुलिस पहुँची नहीं पहुँची। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? हुकूमत का कहना है कि मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया जा रहा है, सज़ा दी जाएगी। आप वज़ीर आज़म या वज़ीर आला से क्या अपील करेंगे? सर हमारे साथ ज़्यादती हुई है। मेरे भाई के जो है हाथ की उंगलियां जो है ना 10 की 10 वो काटी गई हैं। तशद्दुद बहुत हुआ है, ईंटों से उसका सारा फोड़ दिया सर है जी। हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला साहब से भी, वज़ीर आज़म साहब से भी कि हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, मेरे भाई के साथ बहुत जुल्म हुआ है, हमें इंसाफ दिया जाए सर। तो जो हमारे मुल्ज़िम हैं उनको कटहरे में लाकर उनको सजा दी जाए। सानिया खानेवाल के मकतूल मुश्ताक के भाई राना जुल्फ़िकार हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, तलबा यूनियन की बहाली एक ऐसा मौजू है कि जिसकी हिमायत तो तमाम सियासी जमातें करती रही हैं, लेकिन अमलन इस पाबंदी के खात्मे के लिए पिछली 4 दिहाइयों से कोई कदम नहीं उठाया गया। तारीखी तौर पर पाकिस्तान में तलबा यूनियंस का एक ख़ास किरदार रहा है। तलबा यूनियंस को जमहूरियत और मुस्तकबिल की सियासी क़यादत की नर्सरी कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद तलबा यूनियन की बहाली की बात तो बहुत की गई, लेकिन इक़दामात नहीं किए गए। मगर अब सिंध हुकूमत ने बिल आखिर इस हवाले से अहम कदम उठाया है। सिंध असम्बली ने तलबा यूनियंस पर 38 सालों से आयद पाबंदी ख़त्म करने का बिल मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया है। तलबा यूनियन की बहाली का ये सूबाई बिल 2019 में ड्राफ्ट किया गया था, जिसके बाद कामा कमेटी बराए कानून ने 2 साल इस पर बहस की और अब सिंध असम्बली से ये बिल मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर हो गया है। बिल की मंजूरी के बाद इसका इतलाक़ सूबे के तमाम आला तालीमी इदारों पर होगा। बिल के मुताबिक तलबा इंतखाबात के जरिए 7 से 11 नुमाइंदों पर मुश्तमिल यूनियन को मुंतखब करेंगे और तालीमी इदारों में हर साल तलबा यूनियन के इंतखाबात होंगे। तालीमी इदारे की सेनेट और सिंडिकेट में तलबा यूनियन की नुमाइंदगी होगी, जबकि तालीमी इदारे की इंसदाद हिरासा कमेटी में भी यूनियन की नुमाइंदगी होगी। ये बिल ऐसे वक्त में मंजूर हुआ है जब 9 फरवरी को मुल्क में तलबा यूनियंस पर साबिक फौजी आमिर ज़ियाउल हक की जानिब से पाबंदी के इक़दाम को 38 साल मुकम्मल हुए हैं, जबकि मुल्क भर में तलबा तंजीमों ने इस पाबंदी के खात्मे के लिए 9 फरवरी को एहतजाजी मुजाहरे किए। अहम बात यह है कि तलबा यूनियंस पर पाबंदी की वजह यह बताई गई थी कि इससे जामियात में तशद्दुद में कमी आएगी, मगर जिस जवाब पर यह पाबंदी लगाई गई वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ और असलहा कल्चर इस पाबंदी के दौरान कम नहीं हुआ, बल्कि मज़ीद बढ़ा। और मज़ीद सितम यह हुआ कि तलबा तंजीमें सियासी जमातों की विंग बन गईं। इस दौरान तलबा यूनियंस पर पाबंदी हटाने के ज़ुबानी दावे तो काफ़ी हुए, मगर अमल दरामद ना हो सका। 2008 में उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी तलबा यूनियन से पाबंदी हटाने का ऐलान किया, लेकिन यूनियंस को बहाल ना कर सके। अब देखना यह होगा कि सिंध हुकूमत के इस कानून के बाद बाकी सूबों और विफाक पर इसका कितना असर पड़ेगा। इस मामले पर बात करते हैं, सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शुक्रिया आपके वक्त के लिए शाह साहब। सिंध में तलबा यूनियंस की बहाली का कानून तो
मंजूर हो गया है, मगर अब इस पर अमल दरामद किस तरह से करवाया जाएगा, क्या फ्रेमवर्क बनाया है आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के विज़न के मुताबिक जो उनका एक प्रॉमिस था, एक वादा था, उसकी तकमील हो गई और तलबा यूनियन की बहाली का बिल जो है सिंध असम्बली में मुत्तफ़िका राय से पास हुआ। जैसे आपने ही कहा कि 1984 में ज़िया के तारीख स्याह दौर में इन पर पाबंदी आयद कर दी गई। फिर बीबी शहीद ने 1989 में इनको बहाल किया था, लेकिन अदालती अहकामात और दीगर इशूज़ की वजह से फिर इन पर पाबंदी लगा दी गई थी, जो अब 38 साल के बाद चेयरमैन साहब के कहने पे यहाँ पे उस पर अमल हुआ। अब इसका एक पूरा तरीक़ेकार बनाया गया है ताकि ये सिलसिला शुरू हो सके और जो एक असल इसकी रूह है उस पर अमल हो। और इसके साथ साथ अब ये तलबा यूनियन जो हैं, स्टूडेंट यूनियंस जो हैं, उन पर भी मुनस्सर है, डिपेंड करेगा कि वो बेहतरी की तरफ जाएं। जो इल्ज़ामात लगाकर इनको बंद कर दिया गया, झूठे या सच्चे जिस तरह के भी थे, कि इस तरह का कोई इशू दोबारा ना हो और तालीमी इदारों में एक हेल्दी एटमॉस्फेयर हो और ये वो एक्टिविटीज़ हों जो स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए ना हो, ना कि जो इल्ज़ाम लगा दिया जाए बाद में कि जी हरासा किया जा रहा है, जी ये तो ब्लैकमेल कर रहे हैं, दीगर चीज़ें कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो। और हमें पूरी उम्मीद है कि स्टूडेंट्स यूनियंस जो हैं, जो हकीकी वो हैं, वो बेहतरी के लिए काम करेंगी ताकि एक बेहतर माहौल मुहैया किया जा सके तालीमी इदारों। शाह साहब, सिंध हुकूमत ने 2019 में ये बिल ड्राफ्ट किया था और मगर अब जाकर इसको मंजूरी मिली है। आपके ख्याल में 2019 से लेकर अब तक इसमें इतनी ताख़ीर क्यों हुई? बहुत सारे अवामिल हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आपने देखा कि इतना अरसा क्यों लगा और दीगर जगहों पे नहीं हो रहा, लेकिन उन सब रुकावटों, उन सब चीज़ों के बावजूद चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपना वादा पूरा किया और स्टूडेंट्स की जो डिमांड थी वो अब इंशाल्लाह यहाँ सिंध में हुई है। और जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हुकूमत पूरे मुल्क में होगी तो पूरे मुल्क से ये पाबंदी उठा ली जाएगी। और इस इक़दाम से तलबा यूनियंस जब ये अब बहाल होंगी तो मुल्क के मुस्तकबिल में और मुल्की सियासत में आपके ख्याल में कितना अहम किरदार अदा कर सकेंगी? देखें, ये पॉलिटिकली तौर पर नर्सरीज़ हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस या जो लोग हैं सियासी तौर पर, वो यहीं से बाहर आए हैं। ये पूरा एक प्रोसेस होता था, लेकिन आपने देखा कि जब जमहूरियत नहीं होती, डिक्टेटरशिप होती है, तो उस वक्त ये इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, फिर जिसमें इन पर पाबंदी हो गई, नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन हुए, फिर और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी की कोशिश की जाती है। तो ये स्टूडेंट्स यूनियंस जो हैं ये उसमें रुकावटें हैं। अगर ये प्रॉपर अपना किरदार अदा करेंगी और वहाँ पे ये सब आगाही होगी तो ये उन्हीं लोगों को खटकती हैं जो नहीं चाहते कि प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जमहूरियत जो है वो काम कर सके। अच्छा शाह साहब, जिस तरह हमने जिक्र भी किया है कि मज़ीद सितम ये हुआ कि तलबा तंजीमें सियासी जमातों की विंग बन गई और आप भी इसका तस्करा कर रहे हैं, इस हवाले से किस तरह से चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा? देखिए, एक पूरा इसमें चीज़ें दी गई हैं ताकि वो इश्यूज़ ना आ सकें जो बदकिस्मती से कुछ शिकायतें ज़रूर मिली थी उस वक्त भी या अब भी जैसे आती रहती हैं शिकायत, वो ना हो। तो चेक एंड बैलेंस भी होगा और ताकि ये अपनी हेल्दी जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं उन पर ही ये फोकस्ड रहें। और अगर ऐसी कोई बात होगी तो फिर जाहिर है दोबारा ये चांसेस हैं और उन लोगों को ये मौका मिलेगा जो नहीं चाहते कि ये पाबंदी ख़त्म हो। और पूरे मुल्क में अभी दीगर सूबे रहते हैं, वफाक के इदारे रहते हैं, जहाँ पर भी हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे सबसे, वहाँ के वज़रा आला साहिबान से भी कि वो इस बात को वहाँ भी उन असम्बलियों में पास कराएं ताकि वहाँ भी ये हेल्दी एक्टिविटी शुरू हो। लेकिन अगर कोई इस तरह की
आती है, क्योंकि अभी सिंध में ये बहाल हुई हैं, तो ये बड़ा स्टूडेंट्स पर इसका अब ये उन्हीं पर डिपेंड करता है कि अगर वो बेहतर तरीके से करेंगे तो दीगर जगहों पर भी प्रेशर आएगा। बहुत शुक्रिया आपका सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह साहब, आपने प्रोग्राम को वक्त दिया। नाजरीन, प्रोग्राम नया पाकिस्तान से फिलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।